जैसा कि नाम से ही विदित है, एकल को जानो। इसके पहले एकल क्या है, इस पर मैं बहुत संक्षिप्त में आपके सामने कुछ तथ्य एवं आंकड़े रखना चाहूंगा। आज जब हमारा राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के अमृत काल को पार कर वैश्विक पटल पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का लोहा मनवा रहा है, तो यह केवल आधुनिक उपलब्धियों का लेखा जोखा नहीं है। यह उस वसुधैव कुटुंबकम के भाव को चरित्रार्थ करता है जिसने भारत को पुनः विश्व गुरु के सिंहासन की ओर अग्रसर किया है। इस विकास यात्रा की नींव में हमारे उन वनवासी बंधुओं का पुरुषार्थ और सांस्कृतिक स्वाभिमान है जो सदियों से राष्ट्र की अखंडता के रक्षक रहे हैं। पिछले 37 वर्षों से एकल अभियान इसी सामाजिक एकता, शौर्य और सेवा को धार देने का कार्य कर रहा है। कई लोग यह प्रश्न उठा सकते हैं, उठाते भी हैं, कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम तो बहुत सारे संगठन कर रहे हैं, फिर आप में और उनमें क्या साम्य है, क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर यही है कि एकल अभियान का जन्म किसी वातानुकूलित कक्ष में नहीं हुआ, वरन जमीन पर वनवासी समाज के प्रत्यक्ष दर्द को देखकर हुआ है। और जो पीड़ा और संकल्प इसका जन्म हुआ वो 15 जनवरी 1989 को धनबाद के सुदूर क्षेत्रों से इसकी औपचारिक यात्रा प्रारंभ हुई। आज 37 वर्षों में मैं कुछ बहुत संक्षिप्त आंकड़े आपके सामने रखूंगा। आज एकल अभियान 26 राज्यों के 390 जिलों में 89,918 विद्यालयों का संचालन कर रहा है, जिसमें वर्तमान में, मैं सिर्फ अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं, 23,68,251 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें भी एक बहुत अच्छा आंकड़ा आप लोगों के सामने रखता हूं। इसमें जो छात्रों की संख्या है, बालकों की, वो 11,77,801 है, लेकिन इसमें बालिकाओं की जो संख्या है वो 11,90,450 है। अर्थात बालिकाओं ने एकल विद्यालय के माध्यम से एक जो हमने स्वप्न देखा था कि वनवासी समाज के बच्चे, विशेषकर बालिकाएं आगे बढ़ें, वो स्वप्न हम साकार कर पा रहे हैं। हमारे इस समय ई शिक्षा के 126 संच हैं, जहां टैबलेट के माध्यम से आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, जो अभी सरकारी स्तर पर भी संभव नहीं हुआ है। वो काम हम कर रहे हैं। ऐसे हमारे 126 संच हैं। 126 संच का मतलब 3,780 एकल विद्यालयों में टैबलेट के माध्यम से ई शिक्षा का काम चल रहा है। अब ई शिक्षा को ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1,40,040। इसमें अगर ग्रामों की संख्या देखी जाए तो अभी हम 1,07,985 गांवों में पहुंच चुके हैं। भारत के कुल 6,500 गांवों में से 1,07,985 गांव, और ये वो गांव हैं जहां हमारा प्रत्यक्ष काम है। इसके अलावा इतने ही गांव आसपास के जो संपर्कित गांव होते हैं, उनमें किसी ना किसी रूप में या तो हमारे कार्यकर्ताओं का संपर्क होता है या किसी ना किसी रूप में हमारा थोड़ा बहुत कार्य होता है। नगरों की बात करें तो भारत के 4,134 नगरों में हमारी समितियां इस समय बनी हुई हैं। अब एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा और आपको बताता हूं। मैंने आपको गांवों की संख्या बताई 1,07,985। अब इसमें ग्रामीण कितने जुड़े हैं? तो ग्रामीण हैं 2,36,84,272। अब नगरों में, जैसे मैंने आपको बताया कि 4,134 नगरों में हमारा काम है, समिति बन चुकी है। उसमें लगभग 9 लाख लोग नगरों में इस समय किसी ना किसी रूप में हमारी समिति में जुड़े हुए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और आज आप यहां जो आए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि उस ताकत से आपका परिचय भी करवाया जाए, और उसके बाद
किसी ना किसी रूप में आप उससे जुड़ें और एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखने में हमारी सहायता करें। एकल ने केवल शिक्षा के माध्यम से ही साक्षरता को लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से गांव के सर्वांगीण विकास का एक ऐसा अनूठा मॉडल समाज के सामने रखा है जिस पर अभी आगे हम चर्चा करेंगे। अब अवसर है कि हम अपने अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करें। मैं श्रीमती सुश्री सीमा आजगांवकर दीदी, प्रोफेसर निरंजन कुमार जी, डॉक्टर नुपुर तिवारी जी, श्री विनय कुमार सिंह जी एवं श्री शांतनु गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आएं एवं अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की इस बेला में सुश्री सीमा आजगांवकर दीदी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर वीना भट्ट जी से आग्रह करता हूं, कृपया आएं एवं दीदी का स्वागत करें। दीदी का मैं परिचय भी दूंगा। जीवन व्रती पथिक सुश्री सीमा आजगांवकर जी का जीवन राष्ट्र सेवा, शिक्षा, संगठन और संस्कार निर्माण को समर्पित रहा है। आपका जीवन सेवाव्रती भाव, अनुशासन और निस्वार्थ कर्म का सशक्त उदाहरण है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में जीवन व्रती के रूप में प्रारंभ हुआ आपका संगठनात्मक जीवन वर्तमान में एकल अभियान को जन जन का अभियान बनाने की ओर अग्रसर कर रहा है। एकल श्री हरि की संगठन मंत्री तथा केंद्रीय सह योजना प्रमुख हरि कथा के रूप में आपका जीवन उस परंपरा का प्रतिनिधि है जिसमें सेवा एवं साधना है। मैं वीना दीदी से आग्रह करूंगा, कृपया सीमा दीदी का स्वागत सम्मान करें। अगला परिचय प्रोफेसर नुपुर तिवारी जी। आप एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और शोधकर्ता हैं। वर्तमान में आप भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में डॉक्टर अंबेडकर चेयर इन सोशल जस्टिस की चेयर प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपने पूर्व में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में विशेष निदेशक और IIPA नई दिल्ली में जनजातीय मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की प्रमुख के रूप में कार्य भी किया है। आपके शोध के मुख्य क्षेत्रों में सामाजिक न्याय, जनजातीय विकास, जनजातीय स्थानीय शासन, सार्वजनिक नीति, जेंडर नीति, वामपंथी उग्रवाद और ग्रामीण विकास शामिल हैं। मैं रितंबरा सचान जी से अनुरोध करूंगा, कृपया प्रोफेसर नुपुर तिवारी जी का स्वागत करें। हमारे अगले अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन कुमार जी भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री के मानद सलाहकार हैं। वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय में डीन योजना और कला संकाय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप राष्ट्रीय शिक्षा कार्यान्वयन समिति के सदस्य रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए NEP 2020 सेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। मैं श्री इंद्र मोहन अग्रवाल जी से आग्रह करता हूं, कृपया प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन कुमार जी का स्वागत करें। हमारे अतिथियों में श्री विनय कुमार सिंह जी। आप लेखक, शोधकर्ता, स्तंभकार एवं रणनीतिकार हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति पर अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। आपने PFI की गतिविधियों के दस्तावेजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी रिपोर्ट ने 2018 में झारखंड में इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने में योगदान दिया और बाद में उसी आधार पर केंद्र सरकार ने पूरे देश में PFI पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। वर्तमान में आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के निदेशक हैं। मैं श्रीमान ललन शर्मा जी से आग्रह करता हूं, कृपया श्री विनय कुमार सिंह जी का स्वागत करें। परिचय की इस कड़ी में श्री शांतनु गुप्ता जी। आप लेखक, संचार रणनीतिकार और टेडेक्स वक्ता हैं। आपने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और नई दिल्ली में बड़े स्तर पर शैक्षिक सुधार कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। आप एक दशक तक स्विट्जरलैंड, साइप्रस, हंगरी और इजराइल जैसे देशों में प्रोसेस और मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं। आप कई प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर खासी चर्चित रही है।
मैं श्री शांतनु गुप्ता जी के स्वागत के लिए श्री संतोष गंगवाल जी से आग्रह करता हूं, कृपया पधारें एवं श्री शांतनु गुप्ता जी का स्वागत करें। संतोष जी किसी कारण से बाहर हैं, मैं ललन जी से ही आग्रह करता हूं, कृपया भाई साहब का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में एक विशेष स्वागत है। श्रीमान ललन शर्मा जी, आपके स्वागत के लिए मैं इंद्रमोहन अग्रवाल जी से पुनः आग्रह करता हूं, कृपया ललन जी का भी स्वागत करें। अब मैं सुश्री सीमा दीदी से आग्रह करता हूं, कृपया एकल के विषय में यहां उपस्थित जनसमूह को और थोड़ी जानकारी दें, उनका मार्गदर्शन करें। सीमा दीदी। मंचस्थ सभी महानुभाव, सभी आत्मीय स्वजन, नमस्कार। आज बहुत आनंद का क्षण है, आनंद की बात है कि हम एकल को जानो इस बहुत बड़े कार्य को जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। वास्तव में कहने के लिए अभी की डॉक्यूमेंट्री हो, सिद्धार्थ जी का संचालन हो, सब कुछ जानकारी, सब कुछ संख्या, आंकड़े तो आपके सामने सिद्धार्थ जी ने भी रखे हैं और कार्य का विवरण भी हमने इससे रखा है। फिर भी कुछ औपचारिकता के रूप में मैं कुछ जानकारी भी आपके सामने रखूंगी और उसके पीछे का विचार भी आपके सामने रखना चाहूँगी। वास्तव में एकल अभियान की शुरुआत सहजता से हुई है, किसी बहुत सोच समझकर, योजना बनाकर ऐसा तो नहीं किया, मगर जब समाज की आवश्यकताएं दिखाई दी, वहाँ से जब मांग आई, तब इसने जन्म लिया है। और वह भी वनवासी क्षेत्र में, धनबाद जैसे बहुत अंदर के गांव में, घोर वनवासी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, इसमें इसका जन्म हुआ। और उसकी आवश्यकता ही रही कि अपने देश की लगभग 60 साल होने के बावजूद भी हम विकास की किरणें ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंचा सके, तो वनवासी क्षेत्र तो बहुत ही दुर्लभ है। आज पूरा वनवासी क्षेत्र 4 लाख गांवों से घिरा हुआ है। तो अगर हमें देश को विकसित करना है, देश को समर्थ करना है, या देश की जो गरिमा थी उसको पुनर्स्थापित करना है, तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है। और इसीलिए जब कुछ सेवाभावी लोग, समाज सुधारक, संघ के प्रचारक, इनका जब समाज के अंत तक जाना होता था, तब जो बात ध्यान में आई कि वह शिक्षा की आवश्यकता। शिक्षा से भी, शिक्षा और साक्षरता में बहुत अंतर है, आप भी सब लोग मानते हैं। तो साक्षरता का अभाव दिख रहा था, और वह साक्षरता भी विकास में, यानी निरक्षरता विकास में बहुत बड़ी बाधा होती है। तो इस दृष्टि से कि ये वनवासी क्षेत्र के जो हमारा भविष्य है, 4 लाख गांव में जो जीवन जी रहा है, उनके भविष्य की दृष्टि से एकल अभियान का, एकल विद्यालय का जन्म हुआ। एकल की विशेषता जो है, जो शायद अपने को वीडियो में भी कभी नहीं दिखाई देगी, मगर ये है, हमने एकल की जो रचना की है वहाँ की, यह एकल पहले से सब काम स्वावलंबी कैसे हो। यानी अगर किसी गांव में एकल विद्यालय शुरू करना है, तो वह विद्यालय उस गांव का कैसे हो, इसका विचार प्रथम हो। अगर उस विद्यालय को स्थायी रूप में चलना है, तो आचार्य, पढ़ाने वाला व्यक्ति भी उस गांव से होना चाहिए। यह उसकी प्रथम आवश्यकता है। इसीलिए एकल अभियान ने हमेशा उसके स्थायित्व का विचार किया, सभी आयामों में भी। फिर वह आरोग्य हो, ग्राम विकास हो, स्वाभिमान जागरण हो, या संस्कार शिक्षा। हर बार गांव के लोगों से समिति बनाकर, उनको उसकी आवश्यकता, उसका महत्व समझाकर, फिर से अगर आप चाहते हैं तो तब यहाँ शिक्षा का विद्यालय शुरू करेंगे। आपकी ओर से मांग आना चाहिए।
आपको पता है ना, जब कोई व्यक्ति मांगते हैं और तब देते हैं तो उसका उपयोग होता है, अन्यथा बांटते हैं उसका कुछ उपयोग नहीं होता। वो तो ऐसे ही आता है और पड़ा रहता है, हमने तो नहीं मांगा था, यही बात होती है। तो उसका स्थायित्व बना रहे, उसका महत्व ध्यान में आए, इसीलिए गांव-गांव में ग्राम समितियां बनी। उसके पहले सर्वेक्षण हुआ कि यहाँ इसकी आवश्यकता है नहीं। सिर्फ सर्वेक्षण प्राथमिक शिक्षा का नहीं हुआ, आज देश का उस समय यानी 80 से 90 के बीच का समय था, उसमें बहुत सारी बातों का सर्वेक्षण। उसमें हमारे 3 मुख्य आधार बिंदु थे। एक तो क्षेत्र वनवासी क्षेत्र हो या सीमावर्ती क्षेत्र हो या देश विरोधी गतिविधियां वहाँ चलती हो, यानी इस देश में देश विरोधी गतिविधियां सहजता से चलती है, उल्टा खुलेआम चलती है और सिर ऊपर करके चलती है, उसमें कोई मनाही नहीं, कोई बंधन नहीं। और नक्सलवादी हो या कम्युनिस्टों का संगठन हो, यह सभी बहुत ईसाइयों का धर्मांतरण का काम हो, यह खुलेआम चलता है। खुलेआम ही नहीं तो उसमें कुछ सत्ताधारी भी उसमें सपोर्ट करते हैं, पीछे खड़े रहते हैं। इसके कारण देश विभाजन की ओर फिर से एक बार हमारा आया है। और इस दृष्टि से देश को एकत्रित करना, देश को संगठित करना, देश को फिर से सुरक्षित करने की दृष्टि से भी एकल विद्यालय की रचना है। एकल विद्यालय का वनवासी क्षेत्र में जाना सिर्फ शिक्षा का ही आंदोलन नहीं है, तो पूरे वनवासी क्षेत्र को सजग बनाना, उसको स्वावलंबी बनाना, उनके अंदर का जो देशभक्ति का भाव है उनको जगाना, यह उद्देश्य लेकर भी इस वनवासी क्षेत्र का, सीमावर्ती क्षेत्र का और संवेदनशील क्षेत्रों का पूर्ण सर्वेक्षण करके फिर गांव में संपर्क किया गया, क्षेत्र तय किया गया। आप जानते हैं एकल अभियान एक संगठन है, यानी उसका मुख्य उद्देश्य संगठन है। संगठन यानी समविचारियों का संगठन होता है, उद्देश्य के लिए संगठन होता है, तो निश्चित रूप में भारत देशभक्तियों का संगठन, और अन्य शब्द में कहे तो हिंदुत्व का संगठन। क्योंकि जो सनातन धर्मी है वही इस देश को अपनी मातृभूमि मानते हैं, बाकी किसी ने भी कभी भी इसको मातृभूमि नहीं माना, इसको भारतवर्ष के रूप में नहीं माना। उन्होंने तो सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा जिसको कैसे बांटा जाए इसी का विचार किया गया। इस दृष्टि से हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि भारतीय समाज का, सनातन धर्मीय समाज का संगठन हो। और एक समय जो भारत ने इतना गौरवशाली इतिहास है, मुझे पता है हमें ये बातें सुनना भी अच्छा नहीं लगता और सही बात है, और उस गौरवशाली के समाज के लिए हमें गर्व करने जैसी हमारे में कोई बात नहीं है। उसका 1% भी हम नहीं जानते, ना वह क्षमता रखते हैं। उस दृष्टि से फिर से इसको एक बार पुनर्स्थापित करें हम हमारे देश के सामर्थ्य को, इस दृष्टि से एकल अभियान का जन्म हो। और उसका पहला आधार बना कि साक्षरता गांव-गांव में, क्योंकि विकास का आधार, विकास की नींव साक्षरता है। शिक्षा तो इस देश की, इस समाज के, यानी किसान भी धर्म की बात करता है, किसान को भी तत्वज्ञान उसकी जीवन में भी दिखता है। तो शिक्षा से ज़्यादा साक्षरता की आवश्यकता थी, इसीलिए शिक्षा का कार्य शुरू किया। उसमें फिर से उसी बात पर आती हूँ कि वह स्वावलंबी हो हर गांव। इस दृष्टि से गांव के ही इस युवा या युवती को लेकर उसको आचार्य का प्रशिक्षण दिया गया और उसके लिए वहाँ विद्यालय शुरू हुआ। हमने एकल नाम आया, यानी सिंगल, एकल या इसका अर्थ है सिंगल टीचर स्कूल। वास्तव में 89 में राममूर्ति कमीशन जो आया सर्व शिक्षा अभियान के साथ, उसमें भी 1 टीचर 1 स्कूल यह कंसेप्ट आई हुई थी और उसी को आधार भी किया। उन शब्दों को लेकर अपन ने एकल विद्यालय शुरू किया। एकल विद्यालय का जैसे जैसे शिक्षा का कार्य शुरू हुआ, शिक्षा में भी हमने
जैसे बहुत बार पूछते हैं कि वैसे आपको भी पता है अपने बच्चे भी बहुत खुशी से विद्यालय नहीं जाने चाहते, कितने अच्छे विद्यालय में डालिए, सही भेजिए, बहुत हज़ारों की फीस दीजिए, लाखों की फीस दीजिए, बच्चे को तो भेजना ही पड़ता है। स्वयं से जाने वाले बच्चे बहुत बिरला होते हैं। तो इस एकल विद्यालय में कैसे कोई आएगा, यानी वो खुला जीवन जीने वाले, इसीलिए एकल विद्यालय में हमने आनंददायी शिक्षा, जॉयफुल एजुकेशन की रचना की। आप पढ़ने के लिए मत आइए, खेलने के लिए आइए, गीत गाने के लिए आइए, कहानी सुनने के लिए आइए, कम से कम एक साथ आइए तो सही। एकल विद्यालय की जब शुरू की बात थी ना, तो आयु वर्ग 6 महीने से लेकर 16 साल तक का था। आप सोचोगे 6 महीने के लिए आपने क्या पढ़ाया होगा, हमने पढ़ाया ही नहीं। मगर अगर 6 महीने के बच्चे को अगर विद्यालय में ना लेते तो उसको संभालने वाला 6 साल का बच्चा विद्यालय नहीं आ सकता था। सही बात है ना, क्योंकि माँ पिताजी तो दिन भर काम करते हैं, तो 6 साल के बच्चे में ही दायित्व आ जाता है कि मेरे छोटे भाई बहनों को संभाल। अगर उसको पढ़ाना है तो उसकी जिम्मेदारी को भी अपनाना पड़ेगा। उस दृष्टि से एकल विद्यालय शुरू हुए और अपने इसमें बहुत अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे वहाँ रहे। फिर उनके लिए सबसे मुख्य विषय तो शारीरिक शिक्षा था ही और आरोग्य भी था, मगर संस्कार विषय था। यानी संस्कार कोई बहुत तत्व ज्ञान मूल्य बताने वाला नहीं, मगर छोटी छोटी कहानियाँ, रामायण की, महाभारत की, हिसाब नीति की, पंछियों की, नदियों की, ऐसी कहानी बता बता कर अपना उनका मन बहलाना, उनके साथ गीत गाना। इस दृष्टि से आनंददायी शिक्षा से धीरे धीरे अक्षर परिचय है, अंक परिचय है, और ऐसे किया। और शिक्षा में आज हम जब 35 साल से काम कर चुके, और तब ऐसा समय था जब काम शुरू किया था तो 99% बच्चे विद्यालय ना जाने वाले थे। मगर आज मुझे आनंद भी हो रहा है, एकल विद्यालय के जितने लाखों के आंकड़े आए हैं उसमें 90% बच्चे विद्यालय जाने वाले। यानी एकल विद्यालय का भी योगदान है कि जब अपना शासन विद्यालय चलाती है, सर्व शिक्षा अभियान भी आया, प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक अधिकार बन गया बच्चों का, तब उसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ और बच्चों का मन लगाना, विद्यालय तक ले जाने का काम एकल अभियान ने किया। और आज हम भी करते हैं कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन किसी न किसी सरकारी विद्यालय में हो जाए, क्योंकि सरकार भी उसमें लाखों रुपए का खर्च कर रही है। उनको वेश मिल रहा है, दोपहर का भोजन मिल रहा है, पुस्तकें मिल रही है, कॉपियाँ मिल रही है। जब वह मिल रहा है तो हम उस पर क्यों खर्च करें? सही बात है ना, जो उपलब्ध है। देखिए, सेवा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मुझे सेवा करने के लिए कोई बहुत एकदम गरीब हो, लाचार हो, यह सेवा नहीं कहलाती। तो जो आवश्यकता है वह पूर्ण कर पाए। और आज अपने पास जो एकल विद्यालय में बच्चे आते हैं वो संस्कार प्रधान शिक्षा के लिए आते हैं। मैं प्रोफेसर निरंजन जी से आग्रह करता हूं, कृपया आएं एवं अपना वक्तव्य दें। आदरणीय मंच, सभागार में उपस्थित सम्माननीय जन और मेरे मित्रों, एक बात मुझे व्यक्तिगत बताना है आपको कि इस कार्यक्रम की में मेरा आना और भी सार्थक मेरे लिए हुआ है कि एकल की शुरुआत जिस ज़िले से हुई है देश के, मैं उसी ज़िले धनबाद से आता हूँ। मित्रों, यह निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व का विषय है कि जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जो राष्ट्रीयता, संस्कार और शिक्षा की अलग जगह रहा है, वैसा ही एकल अभियान के इस कार्यक्रम एकल को जानो में मुझे अपनी कुछ बातें रखने का आज अवसर मिला है। हम जानते हैं कि 1989 में वनबंधु परिषद और एकल अभियान की शुरुआत हुई। बढ़ते बढ़ते जैसा कि बताया गया कि आज 10 प्रकल्पों में यह कार्य हो रहा है और 1 लाख से अधिक विद्यालयों में यह कार्य चल रहा है, जिसके माध्यम से एक संस्कारित और आज के समय में कहें तो विकसित भारत के निर्माण की हमारी एक कल्पना है। लेकिन यह विकसित भारत क्या केवल
दिल्ली वासियों या महानगरों, अन्य नगरों के उच्च और मध्यम वर्ग तक सीमित रहे? क्या ऐसी संकल्पना हमारी है क्या? निश्चित रूप से नहीं। और इस संदर्भ में कि विकसित भारत में समाज का वह वर्ग जो हाशिए पर खड़ा है, जो निम्न वर्ग है, विशेष तौर से गांवों और जनजातीय इलाकों में रहता है, उसको भी विकसित भारत में कैसे शामिल किया जाए, इस संदर्भ में एकल का जो कार्य पिछले 1989 से चल रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है और होने वाली है, जिसके बारे में थोड़ा इशारा इस डॉक्यूमेंट्री में और इसके पहले जो हमारी दीदी ने व्याख्यान दिया आपने, उससे आपको पता चल गया होगा। लेकिन यह एक बहुत बड़ी चुनौती है जनजातीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इस विकसित भारत के निर्माण का, विकसित भारत की संकल्पना को ले जाने का। लेकिन एकल तो चुनौतियों से जूझने वाला ही एक संगठन है, एक अभियान है। और इस संदर्भ में मुझे एक पंक्तियां याद आती है, कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने, फिर भी दिखलाया है हमने, आगे और दिखा देंगे, सब हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। यह एकल की ताकत है, एकल का संकल्प है। और यह संकल्प निश्चित रूप से केवल अकेले एकल नहीं कर सकता, इसमें आपकी, हमारी और देश के बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। और जिसके संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा अभियान जो शिक्षा स्वास्थ्य ही नहीं, समग्र ग्राम विकास, मुझे लगता है कि भूतो न भविष्यति ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा अभियान चल रहा है। मुझे यहाँ पर याद आते हैं स्वामी विवेकानंद। अभी दीदी कह रही थी कि हमारा कर्तव्य है कि हमारा एक देह है समाज के उन लोगों के लिए। मैं कहता हूँ कि यह देह केवल समाज के उन लोगों के लिए यह इसलिए नहीं करना चाहिए कि कुछ अच्छा हम कार्य कर रहे हैं, कुछ उपकार कर रहे हैं। यह देह हमारा इसलिए भी है कि लोक के साथ साथ ये हमारा परलोक भी सुधारने वाला है। मैं स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा था, दीदी भी कर रही थी। स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उनका वेदांत का नाम सबने सुना होगा, अद्वैतवाद का नाम। लेकिन स्वामी विवेकानंद नव्य वेदांत की बात करते हैं। और यह नव्य वेदांत है क्या? नव्य वेदांत है जिसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर का निवास किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में नहीं होता, वह तो जनसाधारण में है। और मनुष्य की पूजा, मनुष्य की पूजा, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। सर्विस टू मैन इज द सर्विस टू गॉड। बहुत पहले स्वामी विवेकानंद ने यह बात कही थी। यानी उस सेवा से अपना हम एक परलोक भी सुधार सकते हैं। यह बात हम सबके मन में जानी चाहिए और इस सभागार के बाहर भी जानी चाहिए। आप सबके माध्यम से, आपके कॉलोनी में, आपके मित्रों में, आपके परिवार बंधुओं में, रिश्तेदारों में यह बात जानना की ज़रूरत है कि एकल किस रूप में हमें एक और ऐसा अवसर देता है कि हम ईश्वर की भी सेवा कर सकें। मैं डॉक्टर नुपुर तिवारी जी से आग्रह करूंगा, कृपया पधारें एवं अपने विचार व्यक्त करें, संक्षिप्त विचार व्यक्त करें। नमस्कार आदरणीय मंच और बुद्धिजीवी गण, मैं बोलूँगी यहाँ जो उपस्थित हैं, मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि आपने हमें एकल को जानो के अभियान में बुलाया। और मैं ये इसलिए बोलूँगी कि आप सब बुद्धिजीवी गण हैं क्योंकि 8.6% पॉपुलेशन, जिसको सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड, वल्नरेबल और प्रिमिटिव कहा जाता है, उसके बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं या उससे जुड़े हुए हैं तो शायद इससे बड़ी कोई जानकारी नहीं हो सकती है। तो मेरे नज़र में एकल को जानो के साथ अगर आप शायद ये शब्द भी जोड़ देते कि जनजातीय को भी जानो तो संपूर्ण हो जाता आपका वक्तव्य। तो यहाँ से मैं शुरुआत करूँगी कि बहुत सारी अभियान सब हैं भारत सरकार के। मैं भी जुड़ी हुई हूँ क्योंकि एक नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की मैं स्पेशल डायरेक्टर हूँ, जो 8.6% पॉपुलेशन है। उसमें भी एक है 74
सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव ट्राइब्स, पीवीटीजीज जिनको कहा जाता है। और अभी के समय में शिक्षा, मूल्य रूप से शिक्षा, आपके स्वास्थ्य और एंटरप्रेन्योरशिप, इसके साथ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा जिसको महत्व दिया जा रहा है उस पर मेजरली स्कीम बनी हुई हैं। तो आपने अगर शिक्षा की बात शुरू करी और शिक्षा से अपना काम शुरू किया, जिसमें आप 1 लाख गांव से भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो मूल्य रूप से तो आपने एक सरलता से जो काम शुरू हुआ, इतना बड़ा अभियान बन गया, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगी अभी के समय में। क्योंकि जब हम जब काम करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के साथ, जैसे कि अभी के समय में आप शिक्षा की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्रोफेसर साहब मैं भी शायद आपके गांव के आसपास की ही हूँ, तो आपने कहा तो मैं भी बताना मैंने भी ज़रूरी समझा कि काफ़ी सालों से, शायद बचपन से ही मैं ट्राइबल से जुड़ी हुई हूँ। खुद ट्राइबल नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी फील करता है कि शायद उनको अच्छे से पहचानती हूँ। तो ये जो है ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहली बार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कही गई, जिसे कहा गया कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागॉजी। इसका मतलब कि आप उन्हें एजुकेशन तो दे रहे हैं, वो दीजिए, बहुत ही इस पर कार्य हुआ है, लेकिन उनके कल्चर को समझते हुए वो एजुकेशन दी जाए। आप समझिए कि कितना बड़ा एक शब्द कल्चरली रिस्पॉन्सिव। तो उनके कल्चर को शिक्षा में भी सम्मान दिया गया। हमने अभी तक हम लोगों ने प्राइमर डेवलप किए हैं। प्राइमर होता है जैसे कि जिस भी भाषा है, आप ABCD लिखते हैं, क ख ग घ जानते हैं, उन्हीं की भाषा में उसको दिखाया जाता है। जैसे मैं गई थी अंडमान में, जारवा से मिली, जो कि प्रोहिबिटेड है, लेकिन कुछ ज़रूरी काम था इसलिए शायद मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। मैंने देखा कि उनकी लैंग्वेज को स्क्रिप्टेड नहीं किया गया है, वो लुप्त हो रही हैं। शायद वही नहीं लुप्त हो रहे हैं, उनकी जनसंख्या अभी के समय में 650 के आसपास है, तो उनकी भाषा भी लुप्त हो रही है। तो इसी तरह ये भाषा का ज्ञान, भाषा की लिपि, भाषा का लिखा जाना, और साथ में जो एजुकेशन दे रहे हैं उन्हीं की भाषा में देना, इसी को कहा गया कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागॉजी। और जो भी प्राइमर बनाए गए उन्हीं की भाषा में बनाए गए। और उसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जोड़ी गई, जिसे कहा गया जो टीचर होंगे, क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनका मेंटल ग्रोथ उसी समय होता है, तो उनको अगर उन्हीं की भाषा में उनके कल्चर को बहुत ही ऊंचा दिखाया गया। जैसे कि किताबों में आप देखिए बहुत बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो शायद आपत्तिजनक हो, या कुछ आपत्तिजनक जानते हुए नहीं आपत्तिजनक हो, लेकिन शायद किसी तरह से वो ऐसी चीज़ आ गई। जैसे बहुत पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जब अब हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एक मेंबर थी, उसमें NCERT की किताबों को जांचा जा रहा था। उस समय एक तस्वीर लगाई गई थी जिसमें दिखाया जाता था कि संडे का दिन है, माता जी किचन में काम कर रही हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, और उनके जो बालक हैं वो उनके वाटिका में खेल रहे हैं, और बालिका जो है चाय का प्याला लेकर आ रही है। बहुत आम सी बात है जो हर घर में होता है, लेकिन शायद इसमें कुछ आपत्तिजनक बात थी जो कि शायद आप समझ सकते हैं। उस तस्वीर को निकाला गया कि नहीं, अगर 3 साल का बच्चा के दिमाग में ये है कि जेंडर स्टीरियोटाइप ये है, तो आगे जाके क्या काम करेगा। तो ये शुरुआत थी एजुकेशन में, ये पहली बार जेंडर स्टीरियोटाइप को हटाने की। और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं भी एक उसमें सदस्य थी। उसी तरह से जो एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें ये भी मेंशन किया गया कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उनको, जैसे जनजातीय गौरव दिवस अभी हम मनाते हैं, इसलिए नहीं कि 15 अगस्त 26 जनवरी को उनको खड़ा कर दिया, रंग बिरंगे कपड़ों के साथ वो नृत्य कर रहे हैं, जी नहीं, इसलिए नहीं नृत्य करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो अपने कल्चर की झांकी निकालते हैं और उस पर उन्हें बहुत ही गौरव है। इसीलिए भारत सरकार ने उस दिवस को कहा गया जनजातीय गौरव दिवस, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, गौरव के साथ वो झांकी निकालें, और किसी की हिम्मत नहीं है कि उस झांकी को रोक पाएगा। बहुत बड़ा कानून है उस पर। तो उसी तरह से आप देखिए, आपका जो भी आप
कार्य कर रहे हैं, आप बहुत ही सराहनीय हैं, लेकिन कुछ हम लोगों ने भी किया है। अभी जितनी भी प्रणाली आप देखिए सरकार की है, रीचिंग आउट टू द लास्ट माइल, जो आखिरी इंसान तक वो कैसे डिलीवरी सिस्टम हो, इस पर जोर लगाया गया है। और विकसित भारत का जो मूल्य नींव है वो यही है कि वो तभी होगा सक्सेसफुल जब कतार में आखिरी इंसान जो खड़ा है उस तक वो पर्टिकुलर डेवलपमेंट पहुंच जाए। मैंने आपको बताया श्री विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं। इन्होंने पीएफआई की गतिविधियों को लेकर पूरे देश के ग्रामीण एवं नगरीय स्थलों का दौरा किया, उनकी गतिविधियों को बहुत नज़दीक से देखा, और सिर्फ उनकी गतिविधियों को नहीं देखा, उस पर इन्होंने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कराई। इसी के साथ में ये एकल से भी आप परिचय आपका हुआ। मैं आग्रह करता हूं विनय कुमार सिंह जी से, कृपया आएं एवं अपना वक्तव्य दें। मैं धनबाद से हूँ, जहाँ एकल का जन्म हुआ, वही मेरी जन्मभूमि है। आज झारखंड वाले बहुत बड़ी संख्या में आपको सुनाने आए हैं। 2047 की बात की हुई अभी, और 2047 जब हम टारगेट देते हैं तो उसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि भारत की राजनीति, उसकी जो दृष्टि थी, वह कई कारण थे उसके। पिछले 5 साल का इतिहास बोध और अगले 5 साल की दृष्टि ये होती थी। तो 2047 का हम एक बेंचमार्क रखते हैं, एक डेडलाइन देते हैं, तो इस 5 साल की सीमा रेखा को पार करते हैं। मतलब कि जो पॉलिटी है अब लंबा सोच रही है, 100 साल आगे का प्लान कर रही है। उसमें एक बेंचमार्क है कि 100 साल जब भारत की आज़ादी के पूरे होंगे तब 2047 का भारत कैसा होगा। तो हमने एक शब्द दिया, वो बेंचमार्क से रिलेटेड है कि विकसित भारत। तो विकसित भारत यानी कभी विकासशील है, तो उसको लेकर के कई इकोनॉमिक लेवल पे, सामरिक लेवल पे, सामाजिक स्तर पे भी, तो इकोनॉमिक और आर्थिक और सामरिक तो हम देख रहे हैं तैयारियों का। सामाजिक लेवल पे तैयारी के नाते तो मुझे लगता है कि एक बात अभी प्रधानमंत्री जी ने कही कि 10 साल का हम एक बेंचमार्क देते हैं कि डीकोलोनाइज्ड माइंड करने के लिए, कि डीकोलोनाइज्ड माइंड सेट के लिए एक 10 साल का बेंचमार्क देते हैं। ये बड़ी बात है कि आज आप बात कर रहे हैं और उसको भी एक डेडलाइन दे रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि अभी एक डेडलाइन की और चर्चा है, 1 हफ्ते बाद आ जाएगी, 31 मार्च 2026। तो नक्सलिज्म को लेकर के डेडलाइन है कि वो समाप्त हो जाएगा। उसका असर अभी देखने को मिल गया है कि आज से 10 साल पहले किसी दिन एक नक्सलाइट मारा गया तो सारे देश के बड़े बड़े अखबारों में, टीवी चैनल्स में बड़ी खबर होती थी। 2-4 सरेंडर कर गए तो बड़ी खबर होती थी। अब खबर ही नहीं बनती। अभी पिछले हफ्ते 20 मार दिए गए, पिछले हफ्ते मान लीजिए 10-15 दिन पहले 50 सरेंडर कर गए, तो खबर ही नहीं बनती। तो आज का भारत जो 2047 का एक स्वप्न, एक बेंचमार्क टारगेट तय किए हुए है और 100 साल के आगे की दृष्टि वाला भारत है, और हजारों साल का इतिहास बोध है। वो 5 साल के इतिहास बोध पे नहीं है, वो 1000 साल के इतिहास बोध से 100 साल की प्लानिंग कर रहा है। उसमें ये होता है, अब ये आम बात है। दूसरा, मुझे लगता है कि आज हम एकल के मंच पे हैं। एकल की प्रेरणा 2 चीज़ों से, एक जिस संगठन से हम आते हैं, जिस विचार परिवार से आते हैं, संघ से, तो उसने कई ऐसे मनीषी गढ़े, कुछ मनीषी मंच पे हैं, कुछ सामने बैठे हैं, कई पर्सनालिटीज गढ़ी उस विचारधारा ने, कई संगठन गढ़े। और मुझे लग रहा है कि आज के देश में, आज भारत में एक बात जरूर चर्चा होनी चाहिए और दुनिया भर में इस चर्चा को जाना चाहिए कि आइडियोलॉजीज का ऑडिट होना चाहिए, विचारधाराओं का ऑडिट होना चाहिए। पिछले 400-500 सालों में विचारधाराओं का बड़ा रोल है दुनिया को ऑर्डर में लाने में, दुनिया को डिसऑर्डर में करने में। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम एक ऐसी विचारधारा का हिस्सा हैं, हम एक ऐसे विचार परिवार का हिस्सा हैं जिसने 100 साल अभी पूरे किए हैं। उसने कई आदर्श गढ़े हैं, वो लगातार आदर्श गढ़ने का मशीन है। हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे मंच पे इतने लोग हैं, हमारे सामने इतने लोग हैं, हर व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि हाँ, समाज का व्यक्ति ऐसा आदर्श होना चाहिए, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में। लेकिन आप कॉम्परेटिव स्टडी देखेंगे तो जिस विचारधारा के अंत की डेट दी गई 31 मार्च, नक्सलवाद, मार्क्सवाद,
वह भी तो एक विचारधारा थी। और उस विचारधारा का नेट आउटपुट ये है कि दुनिया भर में मार्क्सिज्म का एक देश नहीं है जो अपने आप को कह सकता है कि हाँ ये देश उदाहरण है, इसको मार्क्सिज्म ने बिल्ड किया है। एक राज्य नहीं है, एक गांव नहीं है, और गांव तो छोड़िए, एक व्यक्ति नहीं है जिसको कह सकते हैं आप कि ये व्यक्ति है, ये मार्क्सिज्म के विचार ने इसको गढ़ा है और ये देश, दुनिया और समाज के लिए उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भैया। अब मैं शांतनु गुप्ता जी से आग्रह करूंगा, कृपया अपना वक्तव्य दें। देखिए, इतने सुंदर सुंदर वक्ताओं के बाद बोलना और आखिरी बोलना, डिनर के पहले बोलना, सब कुछ चैलेंजिंग है। मेरा नाम शांतनु गुप्ता है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, धनबाद से नहीं हूँ। सीमा जी और मैं लगता है माइनॉरिटी में है, लेकिन वादा करता हूँ हम लोग माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेलेंगे। देखिए, बात तो सारी हो गई, बहुत सुंदर से बात हुई, बड़ा अच्छा मंच लगा। वो मंच सबसे अच्छा होता है जहाँ जो बोलने वाला है वो भी सुनने में और नोट्स बनाने में लग जाता है। मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे नोट्स बनाने में बड़ा आनंद आता है। मेरे ख्याल से सीमा जी ने, रंजन जी ने बड़ी सुंदर से एकल के बारे में बताया। फिर दीदी ने बताया कि वनवासियों के बीच में रह के आप ही सीखेंगे, जैसे विनय जी ने कह भी दिया कि आप साक्षरता लेके आएंगे लेकिन शिक्षा लेके लौटेंगे। मैं जब ये सुन रहा था तो मुझे, हम लोग डिबेट में रहते हैं, टीवी में रहते हैं, और कई बार मैंने देखा है जो वामपंथी है उसके पास एक रामबाण है, मतलब वो रामबाण नहीं बोलते होंगे उसको, कुछ और मार्क्स बाण बोलते होंगे, लेकिन हाँ उनके पास रामबाण है। जब वो डिबेट में फंस जाते हैं तो कहते हैं संघी है, संघी है, संघी। ये उनका एक स्टैंडर्ड डाल, आपने देखा ही होगा, है ना, उनके संघी है, संघी है, मतलब वो आर्गूमेंट का कोई और नहीं छोर नहीं। तो जब हम लोगों के पास, मुझे लगता है 2 किताबें हैं जिससे मैं आर्गूमेंट ड्राइव करता हूँ। एक तो ब्यूटीफुल ट्री धर्मपाल जी की, और हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम सीताराम गोयल जी की। ये दोनों से अधिकतर आर्गूमेंट निकल आते हैं। तो मुझे, जब मैं बात सुन रहा था, तो जो किताब है द ब्यूटीफुल ट्री धर्मपाल जी की, बल्कि वो किताब ऐसा है जो सबको एक बार पढ़ लेना चाहिए। बड़ी आसान सी तो किताब नहीं है, थोड़ी मुश्किल ही किताब है वो, लेकिन उसे एक बार पलट लेंगे, उसका PDF भी इंटरनेट में रहता है, किताब भी खरीदेंगे तो आनंद आएगा। वो किताब है क्या? वो किताब बल्कि एक तरह का कंपाइलेशन है, उसमें कमेंट्री कम है, कंपाइलेशन है, जो बहुत सारे सर्वेयर आए ब्रिटिश, चाहे विलियम एडम आए, थॉमस मुनरो आए, लॉर्ड मैकेले आए, उन लोगों ने जो सर्वे कर करके भारतीय शिक्षा पद्धति पे बाहर जाके अलग अलग समय में यूनिवर्सिटीज़ में या उनकी पार्लियामेंट में बोला, उसको धर्मपाल जी ने कंपाइल कर दिया और उस पर थोड़ी अपनी कमेंट्री कर दी। वही किताब है बस। अब वो जो कमेंट्री सुनेंगे उसमें सारे जो भ्रम है आज के, सारे विक्टिम कार्ड है, सारे ढह जाएंगे। और वो कहाँ पे हो रहे हैं सर्वे? वो बंगाल बिहार में हो रहे हैं, वो मद्रास में हो रहे हैं, जो जिसमें आज का तमिलनाडु, बहुत सारा आंध्र प्रदेश, बहुत सारा कर्नाटका आता है, बड़े भागों में हो रहे हैं। और वो सिंपल सी 2-3 बातें कह रहे हैं कि भारत के हर गांव में एक बहुत समृद्ध गुरुकुल था, उस गुरुकुल में एक शिक्षक होता था, उस गुरुकुल में हर जाति के, जो उस समय तक जातियां बन चुकी थी, 1830 से 1860 के बीच में हुए, 1830 से 1860 के बीच में सर्वे हुए, उस समय जो जातियां बन चुकी थी हर जाति के लोग पढ़ते थे, महिलाएं भी दीदी पढ़ती थीं, तो सब तरह के लोग पढ़ते थे। और इस शिक्षा को फंड कौन करता था? समाज करता था, क्योंकि समाज का दायित्व था कि समाज आगे बढ़े, जो विद्वत व्यक्ति वो पढ़े, तो समाज ही उसकी देखरेख करता था। कहीं पर राजा समृद्ध हुआ तो राजा भी कर देता था, और समाज की चेतना थी कि समाज के लोग आगे बढ़े। और अच्छा भी है, देखिए समाज में नहीं पढ़ेंगे तो चोर बनेंगे, आप ही के लिए दिक्कत आएगी। समाज इस बात को समझता था कि अगर मैं समाज को ठीक रखूंगा, पढ़ा लिखा रखूंगा, तो वो मेरे ही काम आएगा। और उसमें अगर उनके विषय पढ़ेंगे तो देखेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा कि 18 वर्ष की आयु तक वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गणित तो पढ़ रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ ले रहे हैं। 18 साल का बालक एस्ट्रोलॉजी पढ़ ले रहा है अपने लगती है, और आयुर्वेद पढ़ ले रहा है। वो अपने जीवन, आज का बच्चा पूरी बायोलॉजी, जो बायोलॉजी में टॉप करेगा, जो नीट का टॉपर भी होगा, उससे कुछ शरीर के बारे में उसे बस पता है कि ये अंग यहाँ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा उससे। वो उसका प्रयोग नहीं, जैसे इंजीनियर है, IT के इंजीनियर को पंखा ठीक करना नहीं आता है, वैसे ही वो जो नीट का टॉपर है उसको भी शरीर का कुछ करना है। लेकिन पहले जो 18 साल का बालक था वो अपना शरीर ठीक कर लेता था, उसे खाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब क्या खाना है, कितना, वो 4 लोगों का इलाज भी कर देता था। वो काम की शिक्षा थी, ठीक है। वो शिक्षा को खत्म कर दिया गया, बिल्कुल एक्ट बनाए गए, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, मतलब लीगली एक दिन में सारे 6-7 लाख जितने गाँव थे सब में के गुरुकुल हुआ करता था, उसको इलीगल करार कर दिया गया, उन सारे गुरुओं को पीटा गया, मारा गया, वो शिक्षा खत्म हो गई। शिक्षा क्या आ गई? जिसमें वो सारी शिक्षा साक्षरता में बदल गई।
और साक्षरता उनके काम आती थी। थोड़ी सी गणित आए तो मेरे 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 ऑफिस में बाबू बन जाएंगे, ये ब्रिटिश का काम था। थोड़ा सा लिखना पढ़ना आ जाए, कहीं पे हिंदी, कहीं पे उर्दू, कहीं पे इंग्लिश, थोड़ी लिखनी पढ़नी आए तो मेरे एक कागज पत्र लिखने में इधर उधर, यही 2 काम थे जिसको हम आज न्यूमरेसी और लिटरेसी बोल के बड़ा सारी एनजीओ, आदि एनजीओ लगी है न्यूमरेसी लिटरेसी। उसमें विचार क्या है, उसमें विमर्श क्या है, वो तो चला ही गया। हम पहले वैचारक पैदा कर रहे थे, अब यहाँ पे केवल लिपिकार पैदा हो गए, है ना। जो टाइपिंग स्पीड एक बड़ी बात हुआ करती थी कि ये कितनी गति से टाइप कर लेता है ना, यही बस सबसे बड़ी साक्षरता थी। ठीक है, फिर हमारी सरकारें आई और सरकारों ने 2 चीज़ें पढ़ाने में, आप क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। अब जो क्या पढ़ा रहे हैं वो तो आपने देखा, हमारे जो शिक्षा मंत्री बने, चाहे वो पहले शिक्षा मंत्री से ही देख लीजिए, मौलाना आज़ाद से लेकर कई एक ही खास वर्ग के शिक्षा मंत्री बनते गए। फिर जब इंदिरा गांधी जी की सरकार जाने लगी, उन्होंने पूरा जो शिक्षा का तंत्र था, वो JNU से समय पूरा तंत्र उनको दिया, तुम भाई चलाओ शिक्षा और हम चलाएंगे सरकार। तो वो भी उनके हाथ में चला गया। आज भी आप जाएंगे, किसी बड़े विश्वविद्यालय में चले जाएंगे, लोग कहते हैं कि JNU से चलता क्या है। किसी भी विश्वविद्यालय का पॉलिटिकल साइंस का जो HOD है वो JNU से PhD करके पहुंच जाए, चाहे आप कलकत्ता पहुंच जाए, चाहे आंध्र प्रदेश पहुंच जाए, चाहे केरला पहुंच जाए, इसलिए JNU चला रहा है वो। आप VC तो बदल देंगे, लेकिन जो मतलब इतने सारे प्रोफेसर हैं उनको तो आप नौकरी से नहीं निकाल देंगे। पहले तो बल्कि ऐसा उल्लेख भी है कि जो स्टार्टिंग भर्तियां हुई पहले 20 साल तक वो कार्ड कैरिंग मेंबर्स थे लेफ्ट के, मतलब ऐसा लेफ्ट भी नहीं था, जो उसके पार्टी के मेंबर्स थे, जो बिल्कुल जिनके पास उसका लिटरली कार्ड मेंबर था, वो रहे केवल 20-30 साल तक। तो उसको जो लोगों को बड़ी गति रहती है, अरे मोदी जी ने ये नहीं करा, भाई वो बड़ा लंबा समय में हुआ है, उसको खत्म करने में भी उतना लंबा समय नहीं, लेकिन उसका आधा समय तो लगेगा। आप सभी यहाँ आए, आप सभी ने इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना। मैं अंत में एकल अभियान प्रभारी श्री राजेश गोयल जी से आग्रह करता हूं, कृपया आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत हम कृतज्ञ हैं। और एक बात मैं कहूँगा, हम लोगों ने जब इस कार्यक्रम के बारे में सोचा तो हम लोगों ने सोचा कि 50 लोग का हम कार्यक्रम करेंगे, लेकिन क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट द एकल इतनी है कि हम 100 से ज़्यादा की संख्या करके गए हैं यहाँ पर। और जितने भी वक्ता थे, मैं शांतनु जी का, विनय भाई का, नुपुर जी का और प्रोफेसर निरंजन का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग आए और एकल के बारे में हमें आपको भी कैच करना है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वक्ता बन के हम आपको भेज देंगे, आप एकल के पार्ट हो गए आज से। तो इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था आप लोग तन मन धन से एकल से जुड़ें। जिन लोगों के रेफरेंस से आप आए हैं वो आपसे बात करेंगे और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एकल के उन्हीं संगठनों के साथ जोड़ा जाएगा। धन्यवाद।